मेरा नाम शबीना है। मैं एक गांव की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। हमारे ख़ानदान में जवान को बहुत ही अहमियत दी जाती थी। अगर एक बार किसी ने जवान दे दी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हट सकते थे। मेरे बाप दादा की ज़िंदगी गुजारने का एक यही उसूल था। मेरा पूरा बचपन गांव में दादा के घर में ही गुजरा था और मेरे जन्म के बाद ही मेरा रिश्ता मेरे ताऊ के घर में तय कर दिया गया था। बचपन में दादा दादी के गुजरने के बाद भाइयों में कुछ उतार चढ़ाव आने लगे, मगर दादा के कहने पर फिर भी मेरे पिता के सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहते रहे। जिस घर में मेरी बात पक्की हो गई थी, मेरे उन्हीं ताऊ ने दादा के गुजरने के बाद अपने भाइयों को हर हाल में एक साथ जोड़े रखा था। फिर कुछ ऐसा हुआ, मेरे पिता की सरकारी जॉब का तबादला शहर में हो गया और हम लोगों को शहर में आकर शिफ्ट होना पड़ा। मेरे ताऊ ने हमें शहर जाकर शिफ्ट होने की पूरी इजाज़त दे दी थी। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए शहर आ गए थे। मेरा एक भाई मुझसे बड़ा था और दूसरा भाई मुझसे छोटा। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे ताऊ और दोनों चाचाओं की फैमिली अब भी गांव में ही दादा के घर में रह रही थी। हम शहर से अक्सर स्कूल की छुट्टियों में ताऊ के बुलाने पर गांव चले जाया करते थे और हम सारे कजिन वहां मिलकर खूब मौज मस्ती करते, खूब धूम मचाते थे। इस तरह सभी घरवालों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार हमेशा कायम रहता रहा। धीरे धीरे हम सब बच्चे बड़े होने लगे थे। स्कूल के बाद हम लोगों के कॉलेज के दिन भी शुरू हो गए थे। मैं यही सोचती थी कि ताऊ और चाचा के बच्चे तो गांव में ही रहते हैं, ना जाने वे लोग स्कूल के बाद आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे भी या नहीं। मगर गांव में तो कॉलेज वगैरह का कोई नाम तक नहीं था। वहां इंटर पास को ही बहुत अहमियत दी जाती थी। लेकिन शहर आकर हमारे तौर तरीके और सोच में बहुत बदलाव आ चुका था। मेरे अब्बा और अम्मी ने हम बहन भाइयों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और हमें हर तरह की आज़ादी भी दे रखी थी, क्योंकि शहर का माहौल बिल्कुल आज़ाद था, जबकि गांव के माहौल के हिसाब से। मगर ज़माना अभी मॉडर्न होता जा रहा था। गांव में इंटरनेट की नई नई सहूलियत करना शुरू हो गई थी। वहां के लोगों ने अब मोबाइल इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था और इस तरह हम बिछड़े हुए कजिन मोबाइल पर वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत करते रहते थे। हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। मैं अक्सर ताऊ की लड़की से अरमान की बहाने बहाने से खैर खबर लेती रहती थी, जो कि अरमान की बहन थी। मगर जब उसने बताया कि अरमान तो जिद करके अब्बा से आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेकर शहर के हॉस्टल में रह रहा है और हम लड़कियां तो बस इंटर पास ही कर सके, और फिर हमें घर गृहस्थी में अम्मा ने डाल दिया। वह तो लड़का था, अब्बा ने उसे और बाकी भाइयों को तो इजाज़त दे दी है, वह लोग आगे पढ़ लिख सकते हैं और हम तो बस घर का चूल्हा चौका ही देखते रह जाएंगे। इतनी देर में चाचा का लड़का पीछे से आकर कहने लगा, भाई हमें तो कोई शौक़ नहीं है इतना पढ़ने लिखने का, और भला हमें ज़रूरत ही क्या है, हमारे बाप दादा का कारोबार इतना बड़ा है, इसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत, हम तो वही संभाल लेंगे। अरमान भाई तो बेवकूफ़ हैं, उसे ही ये शौक़ ना जाने क्यों उठा और हॉस्टल में चला गया। मैं और महक उसकी बातें सुन रहे थे। मैंने महक से ताई और चाचा की खैरियत ली और वह मुझे पीछे आंगन में ही बैठी चावल चुनती हुई नज़र आ रही थी। उनके पास एक अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी सी कोई औरत बैठी थी। मैंने महक से पूछा, वह कौन है? छोड़ो यार, वह तो बेचारी दुखों की मारी है। मुझे बहुत ही हैरत हुई। कहने लगी, 10 दिन में ही इसकी तलाक हो गई थी। यह बानो खाना है, इन्हें सारा गांव इस नाम से पुकारता है। यह बेचारी अक्सर हमारे घर आ जाती हैं अपना दिल बहलाने के लिए, और ताई और चाची को ना जाने कैसे कैसे किस्सा सुनाकर उन्हें भी अपने साथ लगाए रखती हैं। इतनी देर में वीडियो कॉल कट गई थी। शायद गांव में सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी। अक्सर बात करते करते कॉल कट ही जाती थी। मैं सोच में पड़ गई कि यह खाला बानो इतनी उम्र में इनकी शादी हुई और फिर तलाक हो गई। बताओ ज़रा, गांव वालों के लिए तो वैसे ही तलाकशुदा औरतों की कम ही इज्जत होती है और बहुत बुरा भी समझा जाता है। वह बेचारी तो ना जाने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही होगी। शाम में मेरी अम्मी और अब्बा साथ बैठे।
मैं उनके साथ बैठकर गांव की ही बातें कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि आज मेरी महक से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि ताऊ के अरमान को इजाज़त दे दी है और अरमान ने शहर के हॉस्टल में रहते हुए कॉलेज में दाखिला भी ले लिया है। यह खबर सुनकर अम्मी और अब्बा खुश होने लगे थे कि चलो अरमान शादी तक एक काबिल और लायक बन जाएगा, और मुझे भी अरमान का नाम सुनकर शर्म आने लगी थी। और फिर मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा, अब्बा और अम्मी, आप लोग किसी बानो खाला को जानते हैं? वह दोनों हैरानगी से कहने लगी, नहीं, हमने तो आज तक यह नाम सुना भी नहीं। हो सकता है वह तुम्हारी ताई या चाची की ही कोई जान पहचान की होंगी। मगर क्या हुआ, सब खैर तो है? क्यों पूछ रही हो? तब मैंने अम्मी को उन बेचारी की सारी बातें बताईं। अम्मी भी सुनकर अफसोस करने लगी। कहने लगी, हमें उनके बारे में नहीं मालूम था। गांव में बानो खाला के कुछ हैरत अंगेज़ कारनामे पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाले हैं, और गांव की औरतों पर बुरा वक्त आने वाला था। दिन यूं ही तेज़ी से गुजर रहे थे, और उम्र के साथ साथ अम्मी और अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र भी होने लगी थी। ताऊ ने भी अब्बा को फ़ोन पर बार बार टोकना शुरू कर दिया था कि अब बच्चों की शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। बच्चों की कम उम्र में ही शादी हो जाए तो बच्चे सही वक्त पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरे बेटे अरमान या तुम्हारी बेटी शबीना को शहर की हवा लग जाए और उनकी सोच में कोई बदलाव पैदा होने लगे। वैसे ही शहर के आज़ाद माहौल से तुम अच्छी तरह समझ ही गए होगे। अब्बा और अम्मी भी ताऊ की बात से बिल्कुल सहमत थे और उनकी बात से जल्दी राजी भी हो गए थे। उन्होंने फैसला किया, कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर दी जाएगी। अगली बार जब मैंने महक को फिर से वीडियो कॉल पर बात की तो महक मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ाने लगी और मुझसे खूब हंसी मजाक करने लगी। इतनी देर में ताऊ और चाचा के बाकी बच्चे भी मुझे भाभी भाभी कहते हुए बातें बनाने चले आए। हम लोग खूब मज़े कर रहे थे। आज फिर मैंने बानो खाला को पीछे से ताई और चाची के साथ बैठे देखा तो मैं फिर से हैरत अंगेज हो गई कि मैंने वैसे ही महक से उनकी खैरियत मालूम की। महक ने दुखी सा चेहरा बनाकर मुझे बताया कि बेचारी ने ज़माने की बातों से तंग आकर दूसरा निकाह कर लिया था और कुछ ही दिनों में उन्हें वहाँ से भी तलाक हो गई। वह बेचारी तो इस गांव में बिल्कुल अकेली और बेसहारा हैं, इसलिए हमारे घर चली जाती हैं। पर ना जाने ये लोग उसके दोनों पति के ही किसी राज के बारे में कोई बात कर रही हैं। जब मैं भी उनकी बातें सुनने गई तो वो चाची को कुछ बता रही थी। मैं कुछ सुन पाती उसी वक्त अम्मी ने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया था कि मैं बड़ों की बातों में क्यों दिलचस्पी ले रही हूँ। मगर एक बात की मुझे हैरत ज़रूर है शबीना। इतनी बात कहते ही महक और मेरी बात फिर से अधूरी रह गई थी, क्योंकि कॉल सिग्नल की वजह से फिर से कट गई थी और मेरा दिल बेचैन होने लगा था कि ना जाने महक मुझे ऐसा क्या बताने वाली थी, क्योंकि साफ बात थी कि मुझे अपने ससुराल में इस बानो खाला की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ना जाने क्यों उन पर एक शक सा होता था, मगर फिर सोचती महक सिर्फ इंटर पास है, मगर वह बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की है। अगर ऐसी कोई भी बात वह बानो खाला में देखती तो वह खुद उसे अपने घर कभी नहीं आने देती। फ़िलहाल इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगी हुई थी और दूसरी तरफ मुझे फ़िक्र थी कि मेरी शादी होने वाली है। ना जाने मैं कैसे वहाँ गांव के पुराने चाल चलन और माहौल में उन सब लोगों के बीच एडजस्ट कर पाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि शहर आने के बाद हम भाई बहन के तौर तरीके, हमारी सोच विचार सब बहुत ही बदल गई थी। फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा बेफिक्र रहो, वहाँ तुम्हारे साथ अरमान होगा, और मुझे यकीन है उसकी सोच भी अब तक शहर में रहने के बाद और पढ़ने लिखने के बाद बदल गई। वो भी शहर वालों के जैसा ही सोचता होगा, इसलिए वहाँ तुम्हें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर वहाँ ताई और चाची है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। शादी के शुरू में थोड़ी बहुत बदलाव तो आता ही है, फिर वक्त के साथ साथ हर लड़की की आदत ससुराल वालों की तरह ही बदल जाती है। अम्मी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली होने लगी थी। और अगली बार जब मैंने महक को कॉल की तो फिर से मेरी नज़र ताई और चाची के साथ बैठी बानो खाला पर पड़ी। मैंने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, ये फिर चली आई? क्या फिर से इन्हें तीसरी बार भी तलाक हो गई है? मैंने तो ऐसे ही गुस्से में यह शब्द कह दिए थे, मगर महक ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा, बुरी बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते शबीना। और हाँ, उन्हें वाकई तीसरी बार फिर से तलाक हो गई है।
मैं तो यह बात सुनकर दंग रह गई थी कि एक औरत जिसे बार बार तलाक हो रही है, आखिर वह शादी कर ही क्यों रही है। जब उससे सब कुछ निभाया ही नहीं जा रहा तो महक और मैं उनके बारे में बातें कर रहे थे। मगर जब महक ने कहा यह गांव की एक अकेली ऐसी औरत नहीं है, बल्कि इनकी जैसी और भी औरतें हैं जिनके पतियों ने उन्हें तलाक दे दी है, मगर हैरत की बात है उन औरतों ने कभी दूसरी शादी ना की, और यह बानो खाला हैं जो बार बार शादी के चक्कर में पड़ जाती हैं। खैर हमें क्या, होंगी बेचारी उनकी कोई मजबूरी। ऐसे ही मैंने इस बात का जिक्र अम्मी से भी कई बार किया था कि अम्मी, मुझे अपने ससुराल में इस औरत का आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह हर बार अपने पतियों से तलाक लेती ही जा रही है। यह इसके साथ तकरीबन 50 से 60 दिनों के अंदर तीसरी बार तलाक है इसे हुई है, और मुझे देखने में भी एक तेज़ तर्रार और चालाक औरत दिखाई देती है। मगर फिर भी ताई और चाची इसे अपने घर में हर वक्त बिठाई रखती हैं। अम्मी भी इस बात से बहुत ही हैरत ज़दा थीं, मगर अम्मी का कहना भी यही था कि वहाँ महक है, वह तो समझदार है कि अगर इस औरत में कोई गलत बात होती तो वह खुद ही उसे घर में ना आने देती। क्या पता वाकई वह औरत अकेलेपन की वजह से शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाह रही हो, मगर उसकी किस्मत में ही यह सब नहीं लिखा तो भला किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। खैर तुम उन सब बातों की तरफ इतना ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई देखो और तुम्हारे एग्ज़ाम पास करो, फिर तुम्हारी शादी की तैयारियां भी शुरू करनी हैं, अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। अम्मी की बातें सुनकर मैं अरमान के बारे में सोचने लगी थी, और हम दोनों तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिलों में रिश्ते की बात डली हुई थी। इन दिनों मेरे और अरमान के एग्ज़ाम हो रहे थे। अरमान किसी दूसरे शहर में एग्ज़ाम दे रहा था और मैं यहाँ अपने शहर में एग्ज़ाम में बिज़ी थी। इस दरमियान मेरा ध्यान फिर से बानो खाला की तरफ जा रहा था, क्योंकि महक से पता चला था कि लगभग 90 दिनों में उन्हें 5वीं तलाक हो गई है। मैंने तो सोच ही लिया था कि अरमान से बात करके शादी के बाद मैं सबसे पहले इस औरत का अपने ससुराल आना बंद करूँगी। मेरे एग्ज़ाम का सेंटर बहुत दूर पड़ा था और मेरी इन दिनों एक लड़की से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह बेचारी सीधी सादी लड़की थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, ना ज़्यादा बोलती थी, ना मेरे अलावा किसी से दोस्ती रखती थी। उसके अंदर मुझे एक डरा हुआ खौफ दिखाई देता था। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ही कॉलेज पेपर देने के लिए साथ ले आती थी और साथ ही हम दोनों घर वापस आते थे। मेरे मोहल्ले की ही वह लड़की थी, जबकि मेरी उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। शायद वह ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी और उनके घर वालों से हमारा कोई मेलजोल नहीं था। फिर एग्ज़ाम चल ही रहे थे। एक दिन उसने कहा, यार बात सुनो, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी जॉब है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एग्ज़ाम के बाद मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या बात है यार, अगर कोई परेशानी है तो कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं, और क्या पता तुम्हारी कोई मदद हो जाए, मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूँ। मैंने देखा है तुम हमेशा इस तरह चुप खामोश और डरी सहमी सी रहती हो और किसी से कोई बात भी नहीं करती हो, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत, तुम्हारा घर बार तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे पापा का भी अपना कारोबार है। मेरी बात सुनकर वह बेचारी कायल हो पड़ी और बोली, कौन सा कारोबार और कौन से पापा, ये मेरे मामू का घर है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वह बताने लगी कि मैं अपने मामू के साथ यहाँ रहती हूँ और मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, जब मामू ने मजबूरन मेरे सर पर अपना हाथ रखकर मुझे अपने यहाँ साथ ले आए, और उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। मेरे बाद उनकी 2 बेटियाँ हुईं, लेकिन कहते हैं ना, सगा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला ही। मामू और मामी उन्हीं पर अपनी जान छिड़कते हैं, और जबकि मुझे सिर्फ वह बोझ समझते हैं, और उनकी मेहरबानी है कि ज़माने की नज़रों में ही सही, कम से कम अच्छा बनने के लिए वह मुझे पढ़ा रहे हैं। नहीं तो लोग उनको ताने मारते, अपनी औलाद को तो पढ़ाया लिखाया मगर अपनी भांजी को अनपढ़ रखा, क्योंकि वह सगी औलाद जो नहीं। मगर मामी मुझे हमेशा गालियाँ और ताने ही देती रहती हैं, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। वह कहती हैं, सुनो लड़की, कि कहीं भी नौकरी करो या कुछ भी करो, बस अपना बोझ अब खुद उठाओ। हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं, हमें अपनी बेटियों के लिए ही बहुत कुछ करना है, और ऊपर से तुम हम पर बोझ बनी बैठी हो। ये सब सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम सदफ़ था। मैंने सदफ़ का नंबर ले लिया था
और उसे कहा कि परेशान ना हो, कोई अच्छी जॉब नज़र में होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। इस तरह सदफ से मेरी अच्छी बातचीत और दोस्ती हो गई थी। वह अक्सर कॉलेज के काम के बहाने से मेरे पास आकर मुझसे मिल लेती थी और अपना दिल बहला लेती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, इधर मेरे घर में और वहाँ गांव में मेरी और अरमान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और अरमान भी पढ़ लिख कर अच्छा, काबिल और नेक इंसान बनकर वापस अपने गांव लौट चुका था और अब मुझे भी जल्द उसकी दुल्हन बनकर ब्याह कर गांव जाना था। और उधर महक और मेरे दरमियान वीडियो कॉल पर ढेरों बातों का सिलसिला जारी था और महक ने तो मुझे डरा ही दिया था। कहने लगी, ना जाने हमारे गांव में मर्दों के ऐसे कौन से राज हैं, 5 शादियां करके बानो खाला ने खोल रखे हैं कि औरतें खुद अपने पतियों से तलाक मांग रही हैं और अब तक गांव में ना जाने कितनी औरतों ने अपने घर बर्बाद कर लिए हैं। अब पता नहीं इसकी कसूरवार औरतें हैं या वाकई मर्दों का कोई गहरा राज है। जवाब खुलने लगा है तो औरतें तंग आकर तलाक लेती जा रही हैं। यह बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो ना जाने क्या क्या ख्याल आने लग गए थे। कहीं इन राजों में से कोई राज अरमान का भी हुआ, या फिर अगर मुझे शादी के बाद कोई ऐसा राज पता चला और अरमान और मेरे दरमियान भी अगर कभी तलाक हो गई तो। नहीं नहीं, अरमान ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि यह सब फितूर फैलाने वाली शायद वही बानो खाला ही हैं जो गांव की औरतों को भड़का रही हैं। मगर वाकई अगर गांव के मर्दों में कोई ऐसा राज सच साबित हुआ तो मैं तो सोच सोच कर ही परेशान होती जा रही थी। और इसी वक्त सदफ़ ने आकर मुझे तसल्ली दी और कहा, सबसे पहले तो उसने शादी की तारीख, जो कि फ़ोन पर ही पक्की हो गई थी, सुनकर मुझे मुबारकबाद दी और फिर मेरी परेशानी की वजह पूछी। तब मैंने उसे बानो खाला की सारी बातें और गांव के हालात के बारे में बताया। उसने मुझे कहा, तुम इन बातों से जितना हो सकता है दूर रहो और यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मत सोचो इस बारे में ज़्यादा, अपनी शादी की तैयारियों में ध्यान दो। और ये तो तुम जानती हो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी शादी गांव में ही होगी और वहाँ के लिए मामू मामी मुझे इजाज़त नहीं देंगे। मगर हाँ, किस्मत में अगर कभी मेरा गांव आना लिखा तो तुम्हारी इस गांव की बानो खाला मेरे हाथों से बच नहीं सकेंगी। मैं सदफ़ की मजाकिया बातें सुनकर हंस पड़ी थी। सदफ़ को जब से मेरे भाई के ज़रिए जॉब मिली थी, वह अब खुश खुश रहने लगी थी और उसकी मामी ने भी उसे परेशान करना कम कर दिया था क्योंकि वह अपना खर्चा अब खुद उठाने लगी थी। मुझे तो सदफ़ अपने बड़े भाई के लिए बहुत ही पसंद थी और अम्मी और अब्बा को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। हमने मेरी शादी के बाद इस रिश्ते की बातचीत करने का सोचा था। इस रिश्ते से सदफ़ को भी कोई इनकार ना था, मगर उसके मामा और मामी से वह डर रही थी। अम्मी ने फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत सदफ़ के घर जाकर उसके मामा और मामी से इस रिश्ते का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अच्छा, हम सोचकर फिर जवाब देंगे। इधर दूसरी तरफ हम लोग गांव के लिए सारा सामान वगैरह लेकर रवाना हो गए थे। शादी की सारी तैयारियां गांव में ही होनी थी क्योंकि हमारा सारा ही खानदान और रिश्तेदार सभी लोग गांव में ही रहते थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और धूमधाम से अच्छे से मेरे सब ही कज़िन और भाइयों ने मुझे विदा करने की, अपने घर भाभी बनाकर लाने की खूब सारी तैयारियां कर रखी थीं। अरमान और मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत करने को अपनी आंखों में हज़ारों ख्वाब सजाए बैठे थे। और फिर शादी की सारी रस्में धूमधाम से हुईं और निकाह के बाद विदाई करके मुझे अपनी ससुराल में भाभी, बहू और दुल्हन के रूप में विदा करके लाया गया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे और मगर मेरी दोनों चाचियों का रवैया मुझे पूरी शादी में बिल्कुल अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह बिल्कुल भी खुश ना थीं, सिर्फ सबके सामने खुशियों में शामिल होने का नाटक कर रही थीं। मगर मैंने उनके अफसोसनाक चेहरे पढ़ लिए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं उस घर में नई नवेली दुल्हन थी। मुझे शादी हुए 2 महीने गुजर गए थे, मगर चाचा और चाचियों के बच्चों के लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी समझ से बाहर था कि झगड़ों की असल वजह क्या थी। फिर एक रोज़ हमारे घर के आंगन में ताई के साथ कोई बैठा था। मुझे लगा उनकी कोई जान पहचान की खास मेहमान आई हैं। मैंने उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर वहाँ चल पड़ी थी। मुझे महक ने फ़ौरन ही रोक कर कहा, कहाँ चली यह सब लिए?
मैंने कहा, वह ताई के कोई मेहमान आए हैं, उनके लिए लेकर जा रही हूँ। महक हंस पड़ी और बोली, जानती हो वह कौन है? मैंने नाम में सिर हिलाया। महक ने कहा, तुम्हारी पुरानी दुश्मन बानो खाला बैठी है। मेरा चेहरा तो फक पड़ गया था। बाहर हॉल में ही नाश्ता लेकर चल पड़ी, क्योंकि ताई से मैं चाय नाश्ता लाने का बता चुकी थी। आज पहली बार था जब मैंने बानो खाला के सामने पहली बार रूबरू हुई थी। वैसे अक्सर मैं दूर से ही उनकी सिर्फ झलक देखा करती। चेहरे से तो मुझे यह बहुत ही शातिर और ख़तरनाक दिख रही थी। मेरे सर पर हाथ रखते ही कहने लगी, जीती रहो बहू, बहुत खूबसूरत है वैसे तुम्हारी ताई से कहने लगी। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और मैं फ़ौरन ही वापस किचन में चली आई थी। उस वक्त महक भी मुझे डरा हुआ देखकर हंसते हुए आई और बोली, अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हें खा जाएंगी। फिर मैं उनके बारे में बातें करने लगे। हमें तो पहले ही दिन यह बानो खाला का आना पसंद नहीं था। महक ने जब उनकी 5 शादियों और तलाक का बताया, तब से तो मेरा दिल और भी ज़्यादा डरा हुआ था। महक की एक और बात ने मुझे बेहद बेचैन कर रखा था कि उनके गांव आते ही और उनकी तलाक होने से ही गांव हर 2 घर छोड़कर एक घर में लाजमी तलाक होती है। शायद वही मर्दों के किसी राज का चक्कर है। मैं किचन के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र छोटी चाची के कमरे पर पड़ी। अंदर बानो खाला मौजूद थीं और चाची कुछ छुपकर उनसे बातें कर रही थीं। फ़ौरन ही डर के मारे वहाँ से निकल पड़ी थी, मगर दूसरे ही दिन जब चाची ने पूरे घर में एक हंगामा मचा रखा था और सबके सामने अपने पति से तलाक मांगने लगी, तो हम सबके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उन छोटे मोटे झगड़ों की आज यह नौबत आ गई थी कि चाची ने तलाक ही मांग ली। चाची ने बताया कि चाचा का किसी और औरत के साथ कोई रिश्ता है और उनका यह राज खुल चुका है। अब उन्होंने मुझे हर हाल में छोड़ना ही होगा। यह सुनकर सब ने चाचा को सवालिया नज़रों से घूरना शुरू कर दिया, मगर चाचा तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे और कह रहे थे, यह औरत मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, शायद पागल हो गई है। इस उम्र में भला मैं यह सब क्यों करूँगा? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर चाची तो गुस्से में पागल हुई जा रही थी और बिना कुछ सोचे समझे वह अपना सामान उठाकर घर छोड़कर मायके चली गई थीं। हमने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और मैं और महक एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यह सब क्यों हो रहा था। इसी तरह 10-12 दिन बाद दूसरी चाची ने भी घर में हंगामा मचा रखा था और कहा, चाचा ने उनके साथ फरेब किया है, उनके मायके के सारे जेवर बेच डाले और वह चोरी डकैती का काम करते हैं। वह एक धोखेबाज है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। दूसरी चाची भी अपने घर जा चुकी थी। इधर मेरा दिल बहुत ही सदमे में था कि यह सब मेरे ससुराल में क्या हो रहा है। मुझे बहुत ताज्जुब था कि दोनों ही चाचियों को मैंने बानो खाला से बातें करते सुना था और आज दोनों ही घर छोड़कर चली गईं। मेरे दोनों ही चाचा तलाक देने को राजी नहीं थे और कहते थे कि दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो खुद ही घर वापस आ जाएंगी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि चाची अब नहीं लौटेंगी, क्योंकि उनके साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है। मुझे ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अचानक सदफ़ की याद आई तो उससे फ़ोन पर वीडियो कॉल की, उससे खैरियत मालूम की और उसने भी मुझसे मेरी ससुराल की खैरियत पूछी। तब मैंने उसे यहाँ बानो खाला से लेकर चाचा के झगड़ों की बातें बताईं और जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। इतनी ही देर में मुझे बाहर से बानो खाला की आवाज़ आने लगी। वह फिर से शायद एक नया फसाद फैलाने आ चुकी थी। इधर अचानक सदफ़ ने कह दिया था कि कभी मौका लगे तो मुझे बानो खाला से ज़रूर मिलवाना। मैंने सदफ़ के कहने पर ऊपर से ही खड़े होकर नीचे आंगन में बैठी दूर से बानो खाला की तस्वीर खींचकर सदफ़ को भेज दी थी, मगर मुझे नहीं मालूम था ऐसा करने से क्या क़यामत आन पड़ेगी। सदफ़ की फ़ौरन ही कॉल कट होकर बिल्कुल ही गायब हो गई थी और इसके बाद 2 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी सदफ़ से कोई बात नहीं हो सकी थी। और अम्मी से भी मैंने कई बार पूछा, मगर उन्होंने भी यही बताया कि सदफ़ कुछ दिनों से अपने घर पर नहीं है, ना उससे इन लोगों की कोई बातचीत होती है। इधर बानो खाला ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। मुझे भी अब बानो खाला अच्छी लगने लगी थी। शायद मैं उनके बारे में गलत सोच बैठी थी। वह तो बेचारी वाकई किस्मत के हाथों मजबूर दुखों की मारी 5 बार तलाकशुदा थी, मगर जब जब उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी के किस्से मुझे सुनाए तो वाकई मुझे यह बेकसूर दिखाई दी और सारा कसूर मुझे मर्द जात का ही महसूस हुआ, क्योंकि वाकई यह गांव के मर्द, खासकर ज़मीन जायदाद वाले, अच्छे
किरदार के नहीं होते। यह चालाक और कड़क मर्द औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्यार से बहला फुसलाते हैं और उनके पीछे गैर औरतों से रिश्ते बनाते हैं। मेरी भी अरमान से उन दिनों कुछ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे। बात बात पर मेरी अरमान से लड़ाई हो जाया करती थी और हमारे दरमियान अब दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। फिर ना जाने क्यों मेरा दिल अरमान पर शक करने लगा था, क्योंकि वह रातों को उठ उठ कर किसी पराई औरत से फ़ोन पर चुप कर बातें किया करते थे और मुझे लगने लगा था कि अरमान भी और गांव के बाकी मर्दों की तरह हैं, क्योंकि आखिर वह भी तो इसी गांव के ज़मींदार का बेटा है। और फिर ताऊ ने भी तो बरसों पहले ताई से बेवफाई की थी। उस वक्त तो दादा सब कुछ संभाल लिया करते थे और ताऊ को अपनी गलती का एहसास दिलाकर मामला संभाल लिया करते थे। और दूसरी तरफ हमारे दोनों चाचा ने भी तो चाचियों के साथ धोखा किया है। इसका मतलब बानो खाला अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनके साथ भी उनके सभी पतियों ने ऐसा ही किया है। मेरी बात भी शक की बिना पर इतनी बिगड़ गई थी कि मैंने अरमान से झगड़े शुरू कर दिए थे और हमारे झगड़े सब इतने बड़े हो गए थे कि मुझे भी अब अरमान से तलाक लेने की तमन्ना जाग गई थी। उन्हीं दिनों हमारे घर सदफ मेरे मम्मी और अब्बा के साथ आ गई थी। उसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अम्मी और अब्बा को देखते ही मुझे रोना आ गया था और उनसे गले मिलकर मैं रोने लगी थी और सारी अरमान की शिकायतें उनसे लगा दी थी। मगर तभी अम्मी और अब्बा ने बताया कि हम तुम्हारे ताऊ और ताई के कहने पर ही यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। मैं दंग रह गई थी कि यह सब क्या हो रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से बानो खाला ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया था, लेकिन सदफ का सब्र अब जवाब दे चुका था। वह मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, बानो खाला और कोई नहीं, मेरी ही माँ है। मैं तो सुनते ही चौंक पड़ी थी। उसने बताया कि बचपन में जब वह बहुत ही छोटी थी, उसके मामू मामी ने उसे गोद लिया था, मगर उसने तो यह बताया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। मगर जब उस दिन मैंने बानो खाला की तस्वीर देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसकी माँ तो जिंदा है, मगर जब उसने मामू और मामी पर शक किया और उनके बारे में सारी मालूमियत की तो पता चला मेरी माँ और मामू सगे भाई बहन नहीं थे और सदफ के नाना नानी ने सारी जायदाद, पैसा, घर, कारोबार सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया था। जब सदफ की माँ ने भागकर शादी की और किस्मत के हाथों उन्हें धोखा मिला, वह सदफ की माँ तो तनहा छोड़कर अकेले चला गया था और उन्हें तलाक दे गया था और सारा पैसा तो वह पहले ही हड़प कर चुका था। जब सदफ की माँ ने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया था और वह साइको मरीज बन गई थी और इस तरह सदफ की पैदाइश पर मामू और मामी सदफ को अपने साथ घर ले आए थे और उनकी माँ को पागल खाने में दाखिल करवा दिया था और सदफ की सारी दौलत, जायदाद, घर सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया था और यही वजह थी कि सदफ को इसलिए उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। इसके बाद सदफ की माँ कब पागल खाने से फरार हुई और इस गांव तक पहुंच गईं और यहाँ की औरतों की शादीशुदा ज़िंदगियों को उन्होंने खुद से जोड़ लिया और खुद भी इसीलिए बार बार शादी करती रहीं। और जब कभी दौरे पड़ते, सदमे से उन्हें सब कुछ याद आता तो उनकी दिमागी हालत का उनके पति को पता चल जाता था, इसलिए वह उन्हें तलाक दे देते थे। फिर वह नॉर्मल हो जाती थी और हर बार वह इसी तरह साइकोपन की वजह से अपनी शादी करती रहीं और उनके दिमाग में मर्दों की ऐसी तस्वीर बन गई थी जो वह हर औरत को भड़काती थी। तुम्हें और सभी को अपने पतियों की में वही राज नज़र आते थे जो बानो खाला बताने लगी थी, क्योंकि गांव की औरतें भी पढ़ी लिखी और समझदार न थीं, इसलिए वह दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती थीं कि वाकई हर मर्द एक जैसा होता है और अपने पतियों से लड़ झगड़ कर तलाक ले लेती रही। मगर अरमान के चाचा ने यह बेवकूफ़ी ना की और ना ही अरमान ने अपनी पत्नियों को घर वापस लाकर खुशी खुशी रखते थे, क्योंकि बानो खाला का राज सदफ खोल चुकी थी। सदफ में पत्थर दिल बनकर अपनी माँ को वापस ही पागल खाने इलाज के लिए भेज दिया था और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो चुका था। मैंने भी अरमान से माफ़ी मांग ली थी और हमने भी सदफ को अपने बड़े भाई के लिए तो लिया ही था
और उन दोनों की भी जल्दी शादी हो गई थी। दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे और अरमान के बीच जो आग बानो खाना लगा रही थी वह आग बुझ चुकी थी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।